So class 9th we were studying chapter number 1 matter in our surroundings. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 3 states of matter की स्टडीज़ की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम चैप्टर को आगे पार्ट्स में भी. So let me read this पैराग्राफ फॉर यू. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है क्या. एज वी हैव ऑलरेडी सीन डैट मैटर जो है उसके 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. और आपको ये भी पता है कि आइस जो होती है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, वाटर लिक्विड स्टेट है और वाटर वेपर जो है वो गैसियस स्टेट है. तो हमें यही देखना है कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है. व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द स्टेट. जब मैटर अपने चेंज कर रहा होता है स्टेट को, तो उसके इनसाइड क्या क्या चीज़ें होती हैं. एंड व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. जब मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है. हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस. ये चेंज कैसे होता है, हम इन सब के आंसर्स अभी देखते हैं. तो सबसे पहले जो बताया गया है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए या टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, वो हमें देखना है. तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक्स के अंदर. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है. ओके 2 पार्ट्स में है ये एक्टिविटी. ए पार्ट में आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है. उस बीकर के अंदर आपको 150 ग्राम ऑफ आइस लेनी है और उसके अंदर एक लेबोरेटरी थर्मामीटर सस्पेंड कर देना है, मीन्स छोड़ देना है. इस तरीके से छोड़ना है कि उसका जो बल्ब है वो आइस के कांटेक्ट में हो. देन आपको बर्नर ऑन करना है और आपको टेम्परेचर नोट करना है. इसका ही सारी ऑब्जर्वेशंस आपको रिकॉर्ड करनी है. तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि क्या होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी. देन सेकेंड पार्ट में आपको जब वो मेल्ट हो रही है तब का आपको रिकॉर्ड रखना है, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना है. देन जब वाटर से आप और जब उसे हीट देंगे तो वो वेपर बनना शुरू हो जाएगी. तो ये जब वेपराइजेशन हो रहा होगा तब का आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. तो ये एक्टिविटी आपको करनी है. ये पॉइंट्स एक्टिविटी के ही हैं कि आपके ऑब्जर्वेशंस को आपको रिकॉर्ड करना है. जब वो सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट हो रहा था और वाटर से गैस में कन्वर्ट हो रहा था, ये आपको ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है. बिकॉज टेम्परेचर से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उससे क्या होता है, वो वाइब्रेट होने लग जाते हैं. बिकॉज एज यू ऑल नो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड होती है और जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है तो वो मूव होना शुरू हो जाते हैं, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं. ग्रेटर energy supplied by heat overcomes the forces of attraction between the particles. हीट की वजह से जो एनर्जी मिली होती है पार्टिकल्स को, वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है. मीन्स अब जो पार्टिकल्स के बीच में पहले से जो अट्रैक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो अब टूट जाता है. यानी वो अलग अलग दूर दूर हो जाते हैं. अपनी फिक्स्ड पोजीशन को वो चेंज कर देते हैं और फ्रीली मूव करने लग जाते हैं. अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ऐसी एक स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है और वो कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ओके तो ये आपको ध्यान रखना है. सो इन द ब्लू बॉक्स हियर इट इज़ रिटन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक इंडिकेशन भी है कि पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है. सपोज़ जो पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के, अगर वो ज़्यादा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं आपस में, तो उन्हें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स उन्हें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी हमें, तो ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा ये इंडिकेट करेगा कि वो जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 केल्विन। ओके, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.16 केल्विन। इसे सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है, सॉरी डिग्री, ओके। और केल्विन जो है ऐसा यूनिट मानी जाती है टेम्परेचर की, सेल्सियस की स्केल में 273.16 को 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये एनर्जी कहाँ पे जाती है? You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, continue to supply heat. This gets used up in the changing state by overcoming the forces of attraction between the particles. सो द क्वेश्चन ये था कि हमने हीट दी सॉलिड को मेल्ट होने के लिए, फिर भी पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो सेम रहा। और दूसरे भी सिस्टम्स जो होते हैं हम स्टडीज़ करते हैं इसके कि एक सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो ये हीट जाती कहाँ है? ये हीट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के काम आती है, मीन्स उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़ देती है। एज दिस हीट एनर्जी इज़ अब्सॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट is hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. ये जो एनर्जी है ये कहीं और नहीं जाती है, बीकर के अंदर हीट को कहते हैं latent heat. The word latent means energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure. Melting point is known as of fusion. So वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 solid को लिक्विड में करके में उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपसे ये लगता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन उसके अंदर लिखनी होगी। So particles in water at 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. So अगर हम बात करें कि वाटर के पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर और उसी टेम्परेचर पर आइस के भी पार्टिकल्स हैं, तो ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगी? ज़्यादा एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स के पास होगी, बिकॉज उनके पास में लेटेंट हीट प्रेजेंट है, हिडन एनर्जी प्रेजेंट है उनके पास। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. So जब हम वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव होने लग जाते हैं, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस वक्त वो कम्प्लीटली फ्री हो जाते हैं अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और उस टेम्परेचर पर ये जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स लिक्विड जो है चेंज होने लग जाता है गैस के अंदर। द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. So ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना है ये, एंड मीन्स बल्क पे मैटर पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। और अब जो है बॉयल होने के बाद में ये जो पार्टिकल्स होते हैं इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं।
फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन। डैट इज़ उन्हें वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, डैट मीन्स लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉयल होने के बाद जब वो वेपर बनना स्टार्ट होगी, गैसेस में स्टेट में कन्वर्ट होगा लिक्विड स्टेट, वो इस टेम्परेचर पे होता है 373 केल्विन। और अगर डिग्री सेल्सियस में इसे हम देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? जैसे अभी पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ सॉलिड्स देखा था हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखा था सॉलिड्स के अंदर। उसकी डेफिनेशन ये थी, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सेम वो ही होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे हम सॉलिड को नहीं, यहाँ पे हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस के अंदर। यानी वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो 1 kg ऑफ वाटर को गैस में कन्वर्ट कर देगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ वाटर वेपर एट 273 और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। स्टीम के जो पार्टिकल्स होते हैं जो 370 डिग्री केल्विन के ऊपर जो स्टीम है, ऑलरेडी वाटर वेपर है, उसके पास मोर एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर जो वाटर होता है इसी सेम टेम्परेचर पर, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट हमने देख ही लिया, वो एक हिडन एनर्जी होती है। सो एज वी हैव सीन कि सॉलिड स्टेट को अगर आप हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को और हीट करोगे तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आइस को हीट करेंगे तो वो वाटर में मेल्ट हो जाएगा, देन वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा। देन अगेन अगर आप गैसियस स्टेट में किस वेपर को आप कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को फिर से आप कूल करेंगे तो वो सॉलिड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। सो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने के साथ साथ स्टेट ऑफ मैटर भी एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. हमने ये देखा कि हीट को अप्लाई करने पर सब्सटेंसेस अपना स्टेट चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं। But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into a liquid state. तो हो सकता है एज यू हैव सीन इन दिस, अगर आप इसमें देखें तो हो सकता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए और कोई सब्सटेंस गैस से डायरेक्टली सॉलिड के अंदर चेंज हो जाए, वो लिक्विड के अंदर ना चेंज हो, तो ये भी पॉसिबल है। सो अब नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.13। इस एक्टिविटी में आपको सब्लिमेशन प्रोसेस करके दिखाया हुआ है अमोनियम क्लोराइड का। तो आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है, जिसे कैम्फर भी कहते हैं या फिर NH4Cl भी कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को, एंड उसे क्रश करना है और चाइना डिश के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना डिश है, इसके ऊपर आपको क्रश करके उस कैम्फर को रखना है। देन उसके ऊपर आप एक फ़नल रखेंगे इन्वर्टेड करके, मींस उल्टा फ़नल आपको उसके रखना है, और फ़नल का जो ऊपर का ओपन पार्ट है उसको आप कॉटन से प्लग कर दीजिए, मींस कॉटन से कवर अप कर दीजिए। देन आपको बर्नर ऑन करना है और हीट करना है, और स्लोली हीट करके फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। तो आपने घर पे बहुत बार पूजा होती है तो उसमें कैम्फर को बर्न करके देखा होगा। तो नॉर्मली कैम्फर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस बन जाता है। तो मीन्स कैम्फर खुद एक सॉलिड है और उसे हीट जब मिली तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसके अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर एक सब्सटेंस था वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ओके, जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तब उस प्रोसेस को कहा जाएगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ
प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमें देखना है कि हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या असर पड़ता है स्टेट ऑफ मैटर पर। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में जब हमने मैटर को कैटेगराइज किया था 3 स्टेट्स के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो उसमें हमने यही बेसिक चीज़ देखी थी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही कांटेक्ट में होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर होते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम प्रेशर से और प्रेशर अप्लाई करके एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें पास पास में ला देंगे तो एंड क्या वो प्रेशर अप्लाई करने पर पास में आ जाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पर उस पर क्या असर पड़ेगा, तो वही हमें देखना है। और इसी को करने के लिए एक डायग्राम आपकी बुक में शो किया हुआ है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। जैसे एक सिलेंडर लिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो उस पर जब प्रेशर अप्लाई किया तो पिस्टन जो है नीचे की तरफ मूव हो गया और गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए। उस पर और थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया गया, पिस्टन को और नीचे किया गया और गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में आ गए। तो इसी तरीके से जो गैसेस होती हैं उन्हें लिक्विफाई किया जाता है और जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें इसी तरीके से गैस को फिल किया जाता है। हम प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं ईज़िली। क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे हम हाई टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रेशर के अंदर 1 एटमॉस्फेयर का डिक्रीज़ आएगा, जैसे ही प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर जो है यूनिट होती है प्रेशर की, जैसे ही उसकी 1 यूनिट में हम डिक्रीज़ लाएंगे प्रेशर की, वैसे ही CO2 जो है वो डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब CO2 यहाँ पे सॉलिड था और डायरेक्टली प्रेशर डिक्रीज़ होने पर ये गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये प्रोसेस फिर से कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फिर से ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। और यही एक रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। सो दिस डायग्राम शोज़ यू एग्जैक्टली द प्रोसेसेस। कोई भी सॉलिड है, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन। वो अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहेंगे वेपराइजेशन। और ये जो तीनों प्रोसेस हुए हैं ये टेम्परेचर से होते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर होते हैं। देन अगर कोई गैस है और वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, यानी वो डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गई, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई। अब कोई भी सॉलिड है और वो डायरेक्टली फिर से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही कहेंगे। बट अगर कोई लिक्विड है और वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा सॉलिडिफिकेशन। एंड लास्टली एक और प्रोसेस रह गया, डेट इज़ कंडेंसेशन। जब कोई भी गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट की जाती है टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके या फिर प्रेशर को भी डिक्रीज़ करके, दोनों चीज़ों को प्रेशर को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और टेम्परेचर को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके गैस कंडेंस हो जाएगी लिक्विड के अंदर। सो ये इंटर कन्वर्जन है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए किस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कब अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ये सब आपको टर्म्स लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इवेपोरेशन। सो क्लास हमने एक प्रोसेस देखा था वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है वो भी बॉइलिंग पॉइंट के आने के बाद, तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। बट बॉइलिंग होने से पहले ही कुछ लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर बनने लग जाता है, तो उस वक्त उस पॉइंट को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। ओके, सो आपकी डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते होंगे जिसके अंदर लिक्विड जो है
वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि अगर आप वाटर को अनकवर्ड रख देते हैं तो वो स्लोली वेपर के अंदर चेंज हो जाता है। वेट क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, तो उस वेट क्लोथ्स के अंदर वाटर ही तो है और वो एनवायरनमेंट के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, ड्राई हो गया, डेट मीन्स इवापोरेशन हो गया उसमें वाटर का। और we know that particles of matter are always moving and are never at rest। हम जानते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा मूव होते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहते हैं। और किसी भी गिवन टेम्परेचर पर किसी भी गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर सॉलिड के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor। लिक्विड्स के केस में जैसे ही पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हायर होती है तो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं और चेंज हो जाते हैं वेपर के अंदर। और ये जो फिनोमिनन होता है जिससे कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया बॉइलिंग पॉइंट से के टेम्परेचर से बिलो ही, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इवापोरेशन। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? इससे समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है हमें, एक्टिविटी 1.14। इस एक्टिविटी में आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और 2 चाइना डिश लेनी है। और उस टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml ऑफ वाटर लेना है और इसे किसी फ़ैन के नीचे या फिर विंडो के पास में आपको रखना है। देन चाइना डिश में भी आपको 5 ml ऑफ वाटर लेना है और उसे भी विंडो के पास में या फिर फ़ैन के अंदर उसे रखना है। देन आपको एक और चाइना डिश लेनी है और उसे आपको रूम के अंदर या फिर शेल्फ़ के अंदर या फिर आपकी क्लास के अंदर उसे रखना है। तो ये 3 अलग अलग प्लेसेस हैं और अब आपको ये नोटिस करना है पहले तो रूम का टेम्परेचर क्या है और टाइम आपको नोटिस करना है कि तीनों चीज़ों के अंदर इवापोरेशन के अंदर कितना टाइम लगा, कितने डेज़ लगे। जो आपने टेस्ट ट्यूब में वाटर रखा था उसको इवापोरेट होने में कितने डेज़ लगे, जो आपने चाइना डिश में रखा था उसको इवापोरेट होने में, और जो आपने शेल्फ़ के अंदर रखा था उसको इवापोरेट होने में कितना टाइम लगा। और यही एक्टिविटी आपको रेनी डेज़ के अंदर भी करनी है। तो इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि जो इवापोरेशन है उसके ऊपर टेम्परेचर का अफेक्ट होता है, ओके, सरफेस एरिया का अफेक्ट होता है और विंड वेलोसिटी या फिर विंड की स्पीड का भी अफेक्ट होता है। सो लेट्स सी। ये ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगी रेट ऑफ इवापोरेशन के लिए। नंबर 1 यहाँ पर है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। वी नो डैट इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमेना। इफ़ द सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। देखिए, इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमेना है, मीन्स सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश का कंपेयर किया जाए तो चाइना डिश में जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। हम कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें बाहर डाल देते हैं, हम उन्हें मीन्स पैक करके नहीं रखते, उन्हें हम खुला रखते हैं, ठीक है। तो खुले होने से उनका सरफेस एरिया जो हीट जिसके ऊपर पड़ती है वो एरिया जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है पार्टिकल्स को और वो जल्दी वेपर स्टेट के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के अंदर डिक्रीज़ होना चाहिए। ह्यूमिडिटी मीन्स हवा के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे कम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसके अमाउंट को कहते हैं ह्यूमिडिटी।
और जो एयर है हमारे आसपास वो ज़्यादा देर तक वाटर वेपर को एट अ गिवन टेम्परेचर पर होल्ड नहीं कर सकती है. इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज. अगर एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर के कंटेंट्स ज़्यादा होंगे तो वो इवापोरेशन के रेट को डिक्रीज़ कर देंगे. बिकॉज इवापोरेशन में यही तो होता है, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो चले जाते हैं. ऑलरेडी वहाँ पे मॉइस्चर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इवापोरेशन धीरे होगा. नेक्स्ट इज़ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. विंड की स्पीड के इंक्रीज़ होना चाहिए. इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे. एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही होगी उस दिन जो कपड़े होंगे वो जल्दी सूखेंगे. तो ये सीधा सा है इसका सेंस कि विंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी तो हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट इज़ हाउ डज़ इवापोरेशन कॉज कूलिंग. इवापोरेशन कूलिंग कैसे करती है. In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation. So एक open vessel जो होता है उसमें liquid continuously evaporate होता रहता है और जो particles होते हैं liquid के वो energy को absorb करते हैं surroundings में से. because जब evaporate होते हैं वो तो अपनी energy को loss कर चुके होते हैं. उसी lost energy को regain करने के लिए वो particles अपने surroundings में से energy को gain करते हैं और जब वो सराउंडिंग्स की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सराउंडिंग्स ऑटोमेटिकली कूल हो जाता है और इसी तरीके से इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है. What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? So जो nail polish remover होता है acetone, अगर आप उसे अपनी palm पे डालेंगे तो आपको थोड़ा सा कूल फील होगा. बिकॉज ठंडा इसलिए फील होगा बिकॉज जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपकी palm में से एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे जिससे आपकी palm को कूल फील होगा. आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन दी रूफ़. एक हॉट सनी डे के बाद में लोग जो हैं अपनी रूफ्स के ऊपर वाटर का छिड़काव करते हैं और ओपन ग्राउंड के अंदर भी पानी का छिड़काव करते हैं जिससे उन्हें ठंडा फील हो. ऐसा ठंडा फील क्यों होता है? बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. जो लेटेंट हीट है वेपराइजेशन की मीन्स वेपर्स जब वो वाटर डालेंगे सरफेस के ऊपर जो वेपर्स प्रेजेंट होंगी एनवायरनमेंट के अंदर, उनके अंदर जो एनर्जी है वो वाटर जो है उसे अब्जॉर्व कर लेगा. तो एनर्जी अब्जॉर्व करने से सरफेस अपने आप कूल हो जाएगा. और भी ऐसे डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है. बस यही है मेन तो एग्जांपल्स. वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों वेयर करते हैं? जैसे कि आपको पता ही है कि समर्स के अंदर हम परस्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा. परस्पायर मीन्स हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है. तो ये हमारी मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी का जिससे हमें कूल फील हो सके, ज़्यादा एनर्जी जो है ज़्यादा गर्मी पैदा ना हो बॉडी के अंदर, इसीलिए ये मैकेनिज़्म होता है बॉडी का. वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जब इवापोरेशन होता है जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग्स में से एनर्जी को गेन कर लेते हैं और गेन करने के बाद में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जब वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो वो जो लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है उसे ऑब्जॉर्व, हमारी बॉडी जो लेटेंट हीट प्रेजेंट है उसे ऑब्जॉर्व करती है एनर्जी लॉस्ट हो रही हुई है उसको रीगेन करने के लिए. और इसी तरीके से हमारी बॉडी हमें कूल फील करवाती है. जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो वाटर के बहुत ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं. तो हमारी बॉडी के टच में जब वाटर रहता है तो उससे इजी इवेपोरेशन हो पाता है और इसी की वजह से जो स्वेट है, एक्सपोजिंग स्वेट है, वो हमें थोड़ा सा कूल फील करता है. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? So आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर आप एक आइस कोल्ड वाटर का ग्लास देखिए, थोड़े टाइम बाद वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो वाटर वेपर हैं एयर के अंदर
जो ग्लास के कांटेक्ट में आ रही हैं वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देती हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसीलिए वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमें नज़र आती हैं। सो क्लास साइंटिस्ट जो हैं अब 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि 3 स्टेट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 2 मोर स्टेट हो रही है जिनके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं, एंड दीज आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे BEC भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी थोड़ी सी आपकी बुक में नॉलेज दी हुई है, सो उसे भी हम देख लेते हैं। प्लाज्मा, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इस स्टेट में जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है, इसके अंदर सुपर एनर्जेटिक मीन्स ऐसे पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी सुपर हो, और सुपर एक्साइटेड हो मीन्स एनर्जी सुपर होगी तो वो खुद ऑब्वियसली एक्साइटेड पार्टिकल्स होंगे। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं ये। आपको पता है गैसेस होती हैं जितनी भी, तो वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो वो आयनाइज्ड हो जाती है। तो ये जो प्लाज्मा है इसके पार्टिकल्स भी आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में रहते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब जो हैं वो प्लाज्मा कंसिस्ट करते हैं। एक नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होती है और एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस या फिर और कोई गैस हो सकती है। जो गैस है वो आयनाइज हो जाती है, डैट इज़ गेट्स चार्ज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। जब एनर्जी फ्लो की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो की जाती है तो ये गैसेस जो हैं आयनाइज्ड हो जाती हैं। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, और यही चार्जिंग की वजह से ट्यूब और बल्ब के अंदर प्लाज्मा ग्लो करता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, और ये जो प्लाज्मा ग्लो करता है वो एक स्पेशल कलर के साथ में ग्लो करता है, और ये जो कलर है वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सन और स्टार्स जो हैं वो भी इसी प्लाज्मा के प्रेजेंस की वजह से ग्लो करते हैं। ये जो प्लाज्मा है ये स्टार्स के अंदर बहुत ही वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से बनता है, बिकॉज स्टार्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए प्लाज्मा स्टार्स के अंदर बनता है और इसीलिए वो ग्लो करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 1920 के अंदर इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की थी 5th स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और इन्हीं की कैलकुलेशंस को बिल्डिंग करते हुए मीन्स इन्हीं की कैलकुलेशंस पे और वर्क करते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक कुछ प्रिडिक्ट किया था इस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जिसे उन्होंने नाम दिया द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 2001 के अंदर एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फ्गैंग कैटरली और कार्ल ई वीमन जो USA के हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ इसके लिए रिसीव किया और उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अचीव कर लिया था। उन्होंने पता लगा लिया था कि बोस आइंस्टीन क्या है। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है वो कैसे फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। एक ऐसी गैस जो कि जिसकी डेंसिटी एक्सट्रीमली लो हो उसको और ज़्यादा कूल करने पर BEC बनता है, और नॉर्मल एयर की जो डेंसिटी है उसका 100,000 मीन्स उसके अगर आप एक नॉर्मल एयर की डेंसिटी का 1000th पार्ट करेंगे तो उतनी उसकी कम डेंसिटी होगी, और सुपर लो टेम्परेचर्स पर BEC जो है वो बनता है। और इसके बारे में आपको एक साइट दी हुई है www.camp4kids.com, तो इस पे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी 4th और 5th स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तो अगर किसी को थोड़ा एंथुसियाज्म है इन दोनों स्टेट्स के बारे में जानने के लिए तो आप इस साइट पे जाकर के इसकी स्टडी कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर। आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बट प्लीज़ कमेंट करना है और आपको सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज़ आगे जो भी वीडियोज़ के लेक्चर्स आएंगे वो इसी चैनल पे आएंगे, सो कोई आपको मिस नहीं करना है। थैंक यू।